गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस इसको कवर अप करेंगे। और इस सेशन में हम लोग जितने भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा यूपीआई एप्स कौन कौन सी है हमारी, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे तैयार करते हैं, इनको आज कवर करेंगे इस सेशन में। चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की मदद से डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करते हैं ये टूल्स, और इसी वजह से ये आज बहुत पॉपुलर टूल्स में इनकी गिनती होती है कि छोटा मोटा पेमेंट अगर करना है तो छोटे मोटे पेमेंट करने के लिए कैश कैरी करने की जरूरत ना पड़े। ये फीस जमा कर रहे हैं तो कैश लेकर के जा रहे हैं, या बाजार जा रहे हैं सब्जी का सब्जी वाले को पेमेंट कर रहे हैं, छोटी दुकान में जाकर के पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको इससे पहले, जब तक डिजिटाइजेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर का नहीं हुआ था, तो कैश कैरी करके लेना पड़ता था, और कैश की जो शॉर्टेज हो चुकी है। कैश की शॉर्टेज गवर्नमेंट चाहती है कि सारा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो। तो इसीलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर जोर देने के लिए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स बनाए गए हैं। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स ऐसे टूल हैं जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से, मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट से, टैब की मदद से ये किए जाएंगे। यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल गैजेट्स की मदद से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की शुरुआत करी जा रही है। डिजिटल सर्विसेज हेल्प टू सेव टाइम। इसका फायदा ये है कि जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, अगर उनका फायदा इंसान उठाता है तो समय की बचत कर लेता है। समय की बचत करने का मतलब है कि एक तो कैश निकालने के लिए लंबी लाइन में बैंक में अगर आप जाएंगे तो पहले तो कैश आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। कैश विड्रॉ करने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के कैश निकलता है। या एटीएम में भी जाएंगे तो एटीएम में भी जाने में समय लगता है। क्यों ना एक बार एक ऐसा बैंक बना लिया जाए अपने मोबाइल पर जिससे हम ये छोटे मोटे पेमेंट कर लें। तो इसीलिए अगर एक बार आप इस तरह का पेमेंट शुरू कर देंगे तो वो आपका टाइम जो है वो सेव करके रखेगा। अपने अकाउंट को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लिया और पेटीएम बना लिया, या कोई डिजिटल यूपीआई ऐप यूज करने लगे, तो उससे आप अपना पेमेंट करने का तरीका जो है वो बदल सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो तीन मुख्य कंपोनेंट्स तो एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के लिए आपके पास होने चाहिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए? तीन मुख्य हिस्से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखना पड़ता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो प्लेटफॉर्म होता है, इट इनेबल्स यूजर टू यूज अ डिवाइस टू मेक रिसीव पेमेंट्स। इसके लिए आपको ऐसा डिवाइस ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसमें लोग जो है डिजिटल डिवाइसेस पेमेंट को रिसीव कर सकें और पेमेंट कर सकें। जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द बैंक विदाउट कैश। तो पहले एक डिजिटल, इट इनेबल्स यूजर टू यूज अ डिवाइस टू मेक और रिसीव पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द बैंक विदाउट कैश। तो बिना कैश के पहले इन सबको ले लेते हैं भाई, तो बीच बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द बैंक विदाउट कैश, बिना बैंक को शामिल किए अपने बैंक अकाउंट से। यानी अब मेरे को ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी बैंक को अपने सामने नहीं रखना पड़ेगा। बैंक जो है बैकग्राउंड में सारे ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट को, अपने अपने मोबाइल फोन को, अपने डिवाइस को बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो एक ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। सीधे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं बैंक के थ्रू, तो पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल फोन की यूपीआई ऐप से कनेक्ट करना होता है। अगर आप अपने पीसी से ये काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं,
तो आपको जो है ऑनलाइन बैंकिंग या जिसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं वो लेना पड़ेगा। तो पहले आप अपना ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म तैयार कराइए। दूसरा है, अगर आप रिटेल एजेंट हैं, रिटेल एजेंट वो होता है जो कि रिटेल शॉप पे पेमेंट करने का काम करता है और वो बिलिंग करने का काम करता है। तो एक रिटेल एजेंट को अपने डिजिटल डिवाइसेस को भी कनेक्ट करना पड़ता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो पेमेंट करने वाले लोग होते हैं आज की तारीख में, जितने भी दुकानदार या शॉपर्स हैं, जो मॉल वाले हैं, उन सब ने इस तरह का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखा है। उसने इंटरनेट लगा रखा होगा, उसने जो है कार्ड स्वाइप की मशीन लगा रखी होंगी, उसने जो है वो बार कोड स्कैनर लगा रखा होगा, और जितनी भी यूपीआई एप्स पॉपुलर होंगी उनकी सर्विसेज को उसने ले रखा होगा। तब जाकर के एक रिटेल एजेंट जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने कस्टमर से रिसीव करता है। तो अगर रिटेल एजेंट के तौर पे हैं तो भी आपको अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ताकि आप अपनी सर्विसेज को लोगों को दे सकें एज ए रिटेल एजेंट। डिवाइसेस लगेंगे, कस्टमर एंड पे डिवाइसेस लगेंगे, जैसे मोबाइल फोन लगेंगे, कंप्यूटर लगेंगे, या फिर पीओएस टर्मिनल लगेगा, ताकि डेटा को ट्रांसमिट किया जा सके। पीओएस टर्मिनल जो होता है उसको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहते हैं, जहां पे बिलिंग करने का काम किया जाता है उसको पीओएस टर्मिनल कहते हैं। उस टर्मिनल में कंप्यूटर होता है, स्कैनर्स होते हैं, इसके अलावा क्यूआर कोड रखे जाते हैं वहां पे, और कार्ड स्वाइप की मशीन रखी जाती है। ये पूरा टर्मिनल जो है वो पीओएस टर्मिनल, टर्मिनल माने वो डिवाइस जो कि इनपुट ले सकता है, आउटपुट करता है और प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, वो टर्मिनल कहलाते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का मतलब वो जगह जहां पे सेल हो रही है वहां पे रखा हुआ वो डिवाइस जिससे ट्रांजैक्शन को इनपुट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है और उसका रिजल्ट आउटपुट दिया जा रहा है। तो पीओएस टर्मिनल्स में ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो आप अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं, एक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म अपने पहले तैयार करके रखने होंगे, और जब प्लेटफॉर्म तैयार होगा तभी डिजिटल ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। ओटीपी क्या होता है? डिजिटल ट्रांजेक्शन करते वक्त, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या ऑनलाइन बिल कर रहे हैं किसी को, तो ओटीपी बहुत ही कॉमन शब्द है जिससे कि आपका पाला पड़ेगा कि ओटीपी आया कि नहीं आया। तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ओटीपी की क्या अहमियत होती है। ओटीपी एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए कि सही व्यक्ति ने लॉगिन किया है और सही व्यक्ति ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी आता है। और ओटीपी जो है वो आने के बाद जब वो ओटीपी पलट करके एप्लीकेशन को देता है तो उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। बैंक से ओटीपी रिलीज किया जाता है। बैंक जो ओटीपी देगा वो ओटीपी वेरीफाई होते ही ट्रांजेक्शन जो है वो डन हो जाता है। आपके अकाउंट से पैसा निकल करके जो दुकानदार है, शॉपर है, उसकी अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। या फिर जिसको भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप अमेजोन वगैरह से पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई बिल पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, टाटा स्काई का पेमेंट कर रहे हैं, या इस तरह की किसी सर्विस का जो कि ऑनलाइन पेमेंट करती है, तो ओटीपी आने के बाद वेरिफिकेशन होते ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब ओटीपी ओटीपी क्या हमेशा के लिए नहीं रहता। ओटीपी की जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन की लिमिट है वो 10 मिनट है, मैक्सिमम 10 मिनट का ही अभी तक ओटीपी है। लेकिन ये सब में जितने भी बैंक्स हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं, सब में ओटीपी अलग अलग टाइम पे, कुछ जगह पे 5 मिनट का भी ओटीपी रह सकता है, किसी में 10 मिनट का भी टाइम दिया सकता है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा का टाइम एक्सटेंड नहीं किया गया है ओटीपी। ओटीपी 10 मिनट के भीतर ही भीतर एक्सपायर हो जाएगा, और इसको क्विक तुरंत आपको करना होगा। अगर आपने ट्रांजेक्शन करने में जरा सी देर लगा दी तो ओटीपी एक्सपायर हो जाता है, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय ओटीपी हो जाएगा ताकि उसको कोई मिसयूज ना कर सके। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ओटीपी, 6 डिजिट का ओटीपी आता है। इससे पहले 4 डिजिट का ओटीपी था, उसके बाद उसके अंदर चेंज करके उसको 6 डिजिट का सिक्योर ओटीपी कर दिया गया। जितने ज्यादा डिजिट बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा उसको क्रैक करने में जो है मुश्किल होगी, इसीलिए ओटीपी की नंबर्स ऑफ डिजिट जो है वो बढ़ा दी गई है। बेनिफिट्स ओटीपी के क्या हैं? देखिए, ओटीपी से वेरिफिकेशन
जो होता है ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यूजर लॉगिन करने के उपरांत भी किसी व्यक्ति को ओटीपी भेज करके वेरीफाई किया जाता है। कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिसमें आपको वेरिफिकेशन करने के लिए अपना लॉगिन नेम पासवर्ड देने के तुरंत बाद आपको वो कहेगा कि ओटीपी भेज के भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये मोर सिक्योर वे है लॉगिन करने का या पेमेंट करने का। इसीलिए बैंक और इस तरह की वेबसाइट्स जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करती हैं वो ज्यादा सिक्योर होती है, उनमें आपका ट्रांजैक्शन एकदम सिक्योरिटी से हो जाता है। तो इसीलिए ये आज बहुत पॉपुलर ओटीपी भेजने की जो परंपरा शुरू करी गई है, ये केवल बैंक में नहीं है, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें लॉगिन करते के तुरंत बाद आपसे ओटीपी पूछता है या फिर कैप्चा कोड यानी कैप्चा जो है आपको एज ए चैलेंज की तरह देता है, और उस कैप्चा को जब आप डालते हैं तो वो फिर आपको वेरीफाई कर लेता है कि सही व्यक्ति या इंसान, कोई रोबोट प्रोग्राम तो जो नहीं है लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ओटीपी नॉट वैलिड फॉर लॉन्ग टाइम, जो ओटीपी बैंक की तरफ से भेजा गया है एसएमएस के तौर पे, वो ओटीपी जो है लंबे समय तक मान्य नहीं होता। कुछ ही जो समय अंतराल दिया गया है उस समय अंतराल में अगर आपने ओटीपी को यूज कर लिया तो ठीक है, वरना ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। ईच टाइम यूनिक ओटीपी इज जनरेटेड, हर बार अलग अलग ओटीपी जनरेट होता है। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अटैकर टू एक्सेस द ओटीपी एंड रीयूज इट। अब ऐसा क्यों किया गया है, इतना कम समय 10 मिनट का क्यों रखा गया है? इसलिए कि 10 मिनट भी बहुत बड़ा टाइम है। जो एक्सेस करने वाला क्रैकर होगा, नेटवर्क क्रैकर या हैकर होंगे, उनके लिए 10 मिनट का भी समय देना जो है बहुत बड़ा समय देना है। तो इसीलिए 10 मिनट के अंदर ही अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ताकि आपका ओटीपी अगर किसी तरह से अटैकर ने निकाल भी लिया तब भी ये समय अंतराल पे वो इतने सारे सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी उसको आपका एसएमएस भी हैक करना पड़ेगा, एसएमएस सर्वर को हैक करना पड़ेगा, आपके जो बैंक है उसके उसके बैंक अकाउंट को एक्सेस करना पड़ेगा, आपके पीसी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इतने सारे कामों को इतने कम समय अंतराल में नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने समय अंतराल में कोई यूजर जो है वो बड़े आराम से अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसीलिए फटाक से ओटीपी भेजा गया और अटैकर इसको दोबारा ना यूज कर सके, इसीलिए इसको इतनी शॉर्ट अवधि के लिए इसकी लाइफ रखी गई है। तो इस तरह से ओटीपी भेज करके ट्रांजैक्शन करने से बहुत एडवांटेज रहता है, यूजर को सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है। ओटीपी का ये यूज है। ओटीपी हम सभी लोगों ने कभी ना कभी ओटीपी आता है हमारे पास तो हम उसको जानते हैं कि ओटीपी क्या होता है। गूगल में भी, जब गूगल में आप अपना जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त भी एक कोड आता है, समझिए उसी तरह का कोड है। गूगल का कोड थोड़ा बड़ा होता है और वो भी उसमें जी लिख करके डैश करके वो कोड आता है। तो गूगल भी इस तरह का कोड भेज करके वेरीफाई करता है कस्टमर को कि जो मेरा जो है सब्सक्राइबर बन रहा है वो सही सब्सक्राइबर बन रहा है, उसका जो है एसएमएस सर्विस सही काम कर रही है, मोबाइल नंबर उसने सही दिया है कि नहीं। क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड के बारे में हम पिछली स्लाइड्स में कुछ लोग कर चुके हैं तो उसी को ही एक बार और से दोहरा लेते हैं कि क्यूआर कोड क्या है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, और क्विक रिस्पांस कोड जो है एक तरह की मैट्रिक्स ऑफ बार कोड की मैट्रिक्स है। इसमें खासतौर की ये कोडिंग इस्तेमाल की गई सबसे पहले जापान में 1994 में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन जापान 2D बारकोड है। सबसे पहले ये 2D बारकोड जो है वो जापान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑटो पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया था। दिस कोड इज मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल, ये एक तरह का लेबल होता है जो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे बारकोड जो है वो डाल दिए जाते थे, प्रोडक्ट्स में बारकोड पड़े रहते हैं जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो जल्दी हो जाती है। उसी तरह एक खास तरह का कोड जो है वो न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक, बिट बाइट, बाइनरी और कंजी फॉन्ट, कंजी यूज की जाती है इसमें। इनकोडिंग, कंजी इनकोडिंग में ये कोड्स बने रहते हैं और इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है, ब्लैक स्क्वायर्स, ये काले रंग के वर्गाकार, और उनके चारों तरफ एक स्क्वायर ग्रिड रहती है, वाइट बैकग्राउंड रहता है इनका, और इसमें लाइनों के द्वारा ये लाइन भी पड़ी रहती है और इस तरह के स्क्वायर्स भी बने रहते हैं। इस तरह के कोडेड खास तरह के क्विक रिस्पांस कोड को एक स्कैनर से पहले स्कैन किया जाता है। ये जो है इस तरह के लेबल्स होते हैं जिनको आप अपनी ओपन आइज, नेकेड आइज से जो है नहीं पहचान सकते कि क्या लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में हर एक क्यूआर कोड जो होता है वो अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो दूसरों को नहीं दिखानी होती है
हम नहीं चाहते कि दूसरा देख पाए, समझ पाए, तो देख ले, तो क्यूआर कोड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो आपको दिखाई भी देगा, यूजर को दिखाई भी देगा, लेकिन यूजर उसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को ऐसे नहीं समझ पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो हम अपने बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट डिटेल, अपना नाम, अपने बैंक का आईएफएससी कोड सब लिखा होता है इसी के भीतर। और पेटीएम से, पेटीएम ऐप का जो क्यूआर स्कैनर होता है, जब पेटीएम पेमेंट करते हैं तो इस तरह के क्यूआर स्कैन कोड जो है दिए रहते हैं, तो वो फटाक से स्कैनर स्कैन करता है और वो इनक्रिप्टेड कोड को डिक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन को उसके अंदर से निकाल लेता है। लेकिन ह्यूमन आइज से, विद योर ओपन आइज, आप इसको देखने के बाद इसके अंदर कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन छपी है वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। इसको केवल मोबाइल स्कैनर से स्कैन करके ही डिक्रिप्ट किया जाता है। तो ये इनक्रिप्टेड कोड है, इसको पहले डिक्रिप्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू डेटा, और उसके बाद वो डेटा जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से हमारी जानकारी दिखेगी भी और सुरक्षित भी रहेगी, क्योंकि वो जानकारी इस फॉर्मेट में है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वो जानकारी रखी जाती है। अब इसमें जो कोड है वो अल्फा न्यूमरिक, न्यूमरिक दोनों तरह की जानकारियों को, अल्फाबेट मान लीजिए किसी व्यक्ति की जानकारी है, वो सारी जानकारी को एन्क्रिप्ट करना है वो भी कर सकता है। तो मैक्सिमम ये जो है 4296 कोड्स को जो है डिकोड कर सकता है। और इसकी नंबर में भी लिमिट हम लोग देख चुके हैं और टेक्स्ट में भी लिमिट देख चुके हैं कि एक क्यूआर कोड की नंबर लिमिट कितनी होती है और टेक्स्ट लिमिट कितनी होती है। तो मैंने आपको शायद पिछली बार इसको फाइंड आउट करके, क्यूआर कोड की कैपेसिटी, क्यूआर कोड कैपेसिटी कितनी, स्टोरेज कैपेसिटी, तो देखिए न्यूमरिक कैरेक्टर्स 7089 न्यूमरिक कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। और अल्फा न्यूमरिक कोड्स जो है, यहाँ पूरी जानकारी हमने यहाँ पे दे दी कि कंजी कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये जापान के, जापानी फॉन्ट है कंजी, वो ये जो सारी जानकारी निकल करके आ रही हैं, इसको हमने नोटपैड पे एक जगह कॉपी पेस्ट कर दिया कि कंजी में ये क्यूआर कोड का पूरा डेटा आ गया कि क्यूआर कोड की कैपेसिटी कितनी होती है। क्यूआर कोड कैपेसिटी, अगर इससे कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो ये आप इसको नोट करके रखी रहिए। न्यूमरिक कैरेक्टर्स 7089 न्यूमरिक कैरेक्टर्स को ये डिकोड कर सकता है। 4296 अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स को ये इनकोड कर सकता है, इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। 2953 बाइट्स बाइनरी डेटा को और 1817 कंजी कैरेक्टर्स को ये इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। इनकोडिंग करना मतलब जानकारी को बदलना इन छोटे छोटे कोड्स में, ये जो बार कोड या ये स्क्वायर कोड्स हैं इनमें बदलता है और इससे वापस पलट करके आपको जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अदला बदली करने का काम करता है। तो ये अदला बदली में इतने सारे कैरेक्टर्स की अदला बदली कर सकता है, ये इसकी कोड कैपेसिटी हो गई। तो कंजी में कितने करता है, 1817। ये सारी जानकारी आपको इससे हो गई, इसको नोट करके रख लीजिएगा। इनमें से कुछ भी जानकारी ये आपसे 1 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। इसमें ये 4296 न्यूमरिक कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स, ये इसने ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन पूछा है कि क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स कितने ये इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। तो ये सवाल ट्रिपल सी के पेपर में आया हुआ है। ट्रिपल सी में भी बहुत डीप से, बहुत गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। यूपीआई जो है इस वक्त की सबसे पॉपुलर, यूपीआई ऐप इतनी पॉपुलर है कि आज जो है यूपीआई ऐप में जैसे पेटीएम, भीम, गूगल पे, ऑक्सीजन एक्सेट्रा हो गई, ये इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग जो है सारा पेमेंट अपना जो है वो पेटीएम वगैरह से कर रहे हैं। तो कैश कैरी करना जो है, उस प्रॉब्लम को यूपीआई एप्स, जो कि नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई बनाती है यूपीआई ऐप। इसके अलावा कई प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, गूगल भी जो है अपना यूपीआई ऐप लेकर के आ गया है। तो इसने इसका, इन यूपीआई एप्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूपीआई एप्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, यूजर को कैशलेस ट्रांजैक्शन कराना। यूपीआई एक प्रकार की स्मार्टफोन एप्लीकेशन होती है विच अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। इस यूपीआई एप्स के जरिए
यूपीआई ऐप के जरिए जो है मनी ट्रांसफर करने का काम बिटवीन बैंक अकाउंट्स किया जाता है। इट्स ए, कौन है जो इतनी देर से मुझे फोन कर रहा है? It's a single window mobile payment system developed by National Payment Corporation of India. सिंगल विंडो का मतलब होता है कि एक ही ऐप से आप सारे काम एक ही जगह से कर सकते हैं, उसको सिंगल विंडो ऑपरेशन कहते हैं। मानी पैसा किसी को पैसा रिसीव कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, और इसके अलावा जो है पेमेंट करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। It eliminates the need to enter bank details of or other sensitive information each time a customer initiate a transaction. ये क्या होता है, जब कभी भी कोई कस्टमर ट्रांजेक्शन करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मान लीजिए आप करने के लिए बैठे हैं, तो जितनी बार हम एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं हमको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ती है, उसके बाद अपना डेबिट कार्ड एंट्री करानी पड़ती, सीवीवी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो हमको बैंक में एंटर कर अपने ट्रांजेक्शन कराते वक्त एंटर करनी पड़ती हैं। तो बार बार इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है अगर आप ऑनलाइन देंगे तो उससे कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। तो एक बार में जो है वो ये इस तरह की जो यूपीआई एप्स हैं उसमें एक बार केवल ये, आप यूपीआई ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे एक बार आप उन सर्विसेज को, बैंक को और बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं उसमें बार बार मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल देने की ऑनलाइन जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बड़ा एडवांटेज है इस तरह की यूपीआई ऐप में। तो मान लीजिए आप पेटीएम अपने करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पे, तो पेटीएम के ऐप को जो है गूगल से डाउनलोड करेंगे। पहले डाउनलोड करने के बाद अपना प्रोफाइल बनाया जाता है, उसमें आप अपनी डिटेल बनाएंगे। डिटेल बनाने के बाद आप उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। उसको अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और उसके बाद आप पे करने लगते हैं। पे करने के प्रोसेस को पुश करना कहते हैं, और रिसीव कर रहे हैं तो पुल करना। ट्रांजेक्शन यूपीआई ऐप में पुश और पुल दो जो है वो यूज किए जाते हैं। दो ट्रांजेक्शन, पुश करना कहलाता है पे करने को, और पुल करना मतलब रिसीव करना। ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं। छोटे छोटे जो रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं उनको करने के लिए ये यूपीआई एप्स बहुत बढ़िया हैं। जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स में आता है आप जो पेट्रोल का कहीं पे पेट्रोल लेते हैं, फटाफट आपने उसको पेटीएम कर दिया, स्कूल की फीस जमा कर दी। छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ये सारे के सारे आप इनके जरिए कर सकते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं पेटीएम, भीम, गूगल पे और ऑक्सीजन। फीचर्स और बेनिफिट क्या है यूपीआई के? यूपीआई ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सारे ट्रांजेक्शन जो है वो कैशलेस किए जा रहे हैं, तो यूपीआई ऐप के बारे में ये एक शॉर्ट नोट जरूर रख सकता है, क्योंकि आज की तारीख में सभी लोग पेमेंट यूपीआई ऐप से कर रहे हैं। क्विक मनी ट्रांसफर होता है इसमें 24/7 365 डेज, कभी भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिंगल मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, एक ऐप से आप डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है, सुटेबल फॉर ई कॉम एंड मोबाइल कॉमर्स के लिए। रिजॉल्व कैश ऑन डिलीवरी करेक्शन प्रॉब्लम, आपको कैश ऑन डिलीवरी कलेक्शन प्रॉब्लम जो है, जो ये जा करके कैश जो है लेते थे, आपने कोई सामान पहुंचाया, कैश कलेक्ट करने के लिए बार बार कोई व्यक्ति आपके पास आता है। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस लेते हैं ना, अमेजोन में कैश ऑन डिलीवरी का भी कलेक्शन करते हैं लोग। सामान आ जाने के बाद जो है वो कैश देते हैं। तो ये कैश ऑन डिलीवरी आप सीधे पेटीएम से जो है फटाफट कर दीजिए, वहां पे खड़े रहेगा, कोई कैश देंगे आप उसको, तो कैश ऑन डिलीवरी में सीधे आप पेटीएम कर दीजिए। तो पेटीएम ने इस तरह की, या आप यूपीआई ऐप से इस तरह के ट्रांजेक्शन जब कर लेते हैं तो आपको कैश कहीं से भी कैरी, टोटल बात यह है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन करने में ये ऐप्स जो है बहुत आसान
24/7 365 दिन पेमेंट, और फटाफट पेमेंट, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं यूपीआई ऐप में? तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा? टू मेक रजिस्ट्रेशन इन यूपीआई ऐप, डाउनलोड द यूपीआई ऐप फ्रॉम बैंक की वेबसाइट। बैंक की वेबसाइट से आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। आपका ऐप स्टोर होगा गूगल का, गूगल स्टोर है। उसी तरह जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब की एक एप्लीकेशन स्टोर होता है, जहां से वो अपनी इन यूपीआई एप्स को डाउनलोड कर सकता है। क्रिएट यूजर प्रोफाइल, उसके बाद उसमें एक यूजर प्रोफाइल बनाना पड़ता है। पहले अपना नाम, अपनी आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सब बना देंगे उसके अंदर। उसके बाद बैंक अकाउंट से मैनेज करा देंगे उसको, लिंक बैंक अकाउंट डिटेल। उसके बाद उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करा दी जाती है। ट्रांजैक्शन लिमिट जो है यूपीआई ऐप की अब 1 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने एक भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक यूपीआई ऐप का जिक्र किया है। इसकी भी 1 जनवरी 2022 से सारी यूपीआई ऐप्स की लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। इसको भीम ऐप को एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। ये भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखी गई। इस ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी, उनको डेडिकेटेड है ये। एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक तरह का इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, आईएमपीएस। इसमें बिना बैंक जाए, बैंक मित्र की मदद से, बैंक मित्र की सहायता से वो व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है वो अंगूठा लगा के अपना वेरिफिकेशन करके पैसे का लेन देन कर सकता है। तो इसको आधार इनेबल्ड, ये आधार से, आधार जिसके खाते में आधार लगा होगा, बैंक खाते में आधार कनेक्ट होगा, वही व्यक्ति इसको पेमेंट करेगा। आधार के बेस पे ये पेमेंट होता है, यूजिंग आधार। तो एईपीएस इज आधार बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजिंग आधार। बैंक में या अन्य किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई इस एईपीएस ऐप के जरिए, एईपीएस सिस्टम के जरिए कोई भी व्यक्ति आधार से ही, आधार अगर उसका बना है और उसने अपने बैंक अकाउंट में उसको लिंक करवा रखा है, तो बायोमेट्रिक अपनी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको बैंक अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आधार से ही पैसा निकाल सकता है। अब ये पॉइंट ऑफ सेल भी हो सकता है या माइक्रो एटीएम भी हो सकता है, जहां पे जो है ये सर्विस आपको मिलेगी। इसमें आपको बैंक मित्र जो होगा आपका, वो आधार ऑथेंटिकेट करेगा, आपका वेरीफाई करेगा और पेमेंट कर देगा, आपका पैसा ट्रांसफर कर देगा, या आपको पेमेंट निकालने में विड्रॉ कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं आप इससे, एईपीएस सिस्टम से। बेनिफिट्स या फीचर्स क्या हैं एईपीएस के, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के? बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बैंक जाने से बच जाएंगे, बैंक में बहुत लंबी लाइन लगती है, तो आप इस सर्विस को ले सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस एईपीएस सिस्टम का ये है कि ऐसी जगहें, इन रिमोट एरियाज में जहां पे बैंक नहीं पहुंच सकते, वहां पे इस तरह के एईपीएस सिस्टम्स को इंस्टॉल करके, डिप्लॉय करके उस जगह पे बैंकिंग सर्विस को ग्रामीणों को, दूर दराज के एरिया है ऐसे बहुत सारे जहां पे बैंक ब्रांच खोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां लोगों की संख्या बहुत कम है। तो जहां पे बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल सकती है, वहां पे इस तरह की सर्विसेज देकर के पैसे का लेन देन किया जा सकता है और वहां रहने वाले सिटीजन्स को, नागरिकों को ये सुविधा दी जा सकती है। तो बैंक जो है उसने इस तरह के सीएससी सेंटर्स खोले हैं, जिनको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, जहां पे ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस किया जाता है। फायदे इसके बहुत सारे हैं। कैश डिपॉजिट विड्रॉल हो जाता है, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आधार से आधार में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, फिंगरप्रिंट, इसमें ये बहुत सिक्योर तरीका है पैसे निकालने का, क्योंकि इसमें आपको अपना बायोमेट्रिक फिंगर जो है वो पहले वेरीफाई करानी पड़ती है। तो अब केवल वही व्यक्ति पैसे निकाल सकता है जिसका अकाउंट होगा और उसका आधार और फिंगरप्रिंट मैच करेगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके बदले पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है।
और रिमोट एरिया में जहां पे बैंक की ब्रांच नहीं हो सकती वहां पे बैंक मित्र जाकर के इस तरह की ट्रांजेक्शन करवा सकता है। हाउ टू यूज एईपीएस, एईपीएस को कैसे यूज किया जाता है? एईपीएस को यूज करने के लिए मान लीजिए आप इस तरह का पैसा निकालना चाह रहे हैं अंगूठा लगा करके, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सीएससी बैंक की सीएससी ब्रांच में या माइक्रो एटीएम कहा जाता है उसमें जाना होगा, बैंक मित्र के पास सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब बैंक मित्र जाएगा तो बैंक मित्र के पास आप जाएंगे और आधार से अंगूठा लगा के पेमेंट करने के लिए कहेंगे, तो वो सबसे पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है, वेरीफाई करता है। उसके बाद आपका अकाउंट जब वेरीफाई हो जाता है तो वो आपका विड्रॉल, डिपॉजिट, स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी सब कुछ कर सकता है। इंटर योर आधार नंबर, वो आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा, उसमें वो आधार नंबर डालेगा और आपकी फिंगर को रखने के लिए बोलेगा, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है कि फिंगर रख करके ये एईपीएस ऐप जो है इस फिंगर को वेरीफाई करेगी और जैसे ही बायोमेट्रिक फिंगर मैच कर जाएगा, आप जो भी ट्रांजेक्शन आपने बोला वो ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कलेक्ट कैश एंड सेलेक्ट रिसिप्ट, उसके बाद आप पैसा ले लीजिए। पैसा निकालने के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी होता है। पैसा जमा करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पैसा अगर निकाल रहे होंगे तब अंगूठा लगाने की जरूरत पड़ती है। यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी सर्विस जो है वो साधारण जो फोन होते हैं, साधारण मोबाइल फोन जिनमें इंटरनेट ना भी हो, उनमें यूएसएसडी सर्विस के जरिए मोबाइल फोन के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यूएसएसडी सर्विस जो है वो देयर इज नो नीड टू हैव मोबाइल इंटरनेट डेटा। यूएसएसडी सर्विस के लिए आपके मोबाइल में सबसे प्रमुख बात यूएसएसडी के लिए यह है कि इस सर्विस में, इस तरह की सर्विस को यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। आपको पहले अपने अकाउंट में यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट कराना होगा। तो आपने अगर इस तरह की सर्विस अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में ले रखी है, तो आप अपने बेसिक फोन या मोबाइल फोन पे जिसपे कि इंटरनेट नहीं है, वो बेसिक फोन कहलाता है अभी, तो उस पे आप अपने पूरे बैंक अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। इस सर्विस को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, आपका ये सर्विस बैंकिंग सर्विस फॉर कॉमन मैन बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के संगठन से गठजोड़ से मिलकर के बनाई गया ये यूएसएसडी सर्विस। हाउ टू गेट दिस सर्विस, इस सर्विस को कैसे पाएंगे आप? प्रोवाइड केवाईसी इंफॉर्मेशन टू ओपन ए न्यू अकाउंट, आपको इसके लिए केवाईसी अपना जमा करना होगा बैंक में। अगर आप ये सर्विस ले रहे हैं तो बैंक हर बार आपसे कुछ ना कुछ डिटेल लेता है कि आप अपनी पर्टिकुलर सर्विस एक्टिवेट कराने जा रहे हैं, आप बैंक से आधार को जोड़ने जाएंगे या अपने खाते से जो है मोबाइल फोन जोड़ने जाएंगे, तो हर बार बैंक आपसे एक केवाईसी भरवाएगा जिसमें आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप ये सर्विस लेने जा रहे हैं तो केवाईसी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करिए अपनी, उस मोबाइल नंबर को लिंक कराइए अपने बैंक अकाउंट से। तो मान लीजिए आपके पास कोई नया नंबर है और वो भी उसमें आप इंटरनेट नहीं यूज करते, सिंपल साधारण फोन है विदाउट इंटरनेट वाला, तो आप पहले उस वाले मोबाइल फोन नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराइए। इसके लिए भी आपको एक केवाईसी देनी होगी। रजिस्टर फॉर यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग, आप उसके बाद आपको इसमें यूएसएसडी मोबाइल सर्विस पे लिंक करवाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। इस पे रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एमएमआईडी कोड मिलेगा। इस एमएमआईडी कोड में मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में आपको जो है आपकी पहचान करने के लिए कोड जब मिल जाएगा तो आपको मोबाइल ये जो एटीएम होता है उसी की तरह एक पिन मिलेगा, जिससे आप अपने इस फोन को एक एटीएम के जैसे यूज करने लगेंगे। तो एम पिन आपको याद रखना होगा और एमएमआईडी जो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, जो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती है कि पर्टिकुलर व्यक्ति इस यूएसएसडी सर्विस के जरिए ट्रांजेक्शन कर रहा है। हाउ टू मेक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी एमएमआईडी और एम पिन याद रखना होगा। उसके बाद आपको इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए *99# कोड यूज होता है, जिससे कि
आपकी यूएसएसडी सर्विस एक्टिवेट होगी यूजिंग योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस मोबाइल नंबर को आपने ऊपर लिंक करवाया है उसी मोबाइल नंबर पे आप ये यूएसएसडी सर्विस के लिए ये कोड पे डायल करेंगे। सर्विस ऑफर्ड होगी बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, चेंज पिन और जनरेट ओटीपी। आपको पैसा ट्रांसफर करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है और मिनी स्टेटमेंट निकालना है। क्या करना है ये बताएंगे। और फंड ट्रांसफर करना है तो जिसके खाते में पैसा जमा करना है उस व्यक्ति का नाम, उसका आईएफएससी कोड, बैंक की ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर जैसे ही देंगे उसके खाते में आपके पास से पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। मिनी स्टेटमेंट निकालना हो तो मिनी स्टेटमेंट निकला करके आ जाएगा। फंड ट्रांसफर की लिमिट जो है 5,000 प्रति दिन की रखी गई है। इसमें ज्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें 50,000 रुपए पर ईयर इसकी लास्ट लिमिट है, यानी एक साल में केवल 50,000 रुपए ही आप इस तरह के बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकते हैं। कोड जो है वो इसका यूएसएसडी का *99#। कार्ड्स के बारे में बात हो रही है कि कार्ड्स क्या होते हैं। कार्ड से भी हम लोग पेमेंट करते हैं। देखिए सारे कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के मेथड्स के बारे में बात करी जा रही है। डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड जो है वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है अपने कस्टमर को ताकि वो डायरेक्टली सीधे अपने खाते से पेमेंट कर सकें किसी को। डेबिट कार्ड कई तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड, स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड वो डेबिट कार्ड होता है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक एज ए रिवार्ड के तौर पे आपको खाते खोलने पे आपको अपना एक चेकबुक देता है अपने बैंक की, जो कि आपके खाते से कनेक्ट रहती है। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड मिलता है, उसका पिन मिलता है और जिससे आप अपने खाते से विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम से। इसके अलावा पेमेंट कर लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, पीओएस टर्मिनल पे पेमेंट कर लेते हैं कार्ड स्वाइप करा के। दूसरा कार्ड जो है ये स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर ईबीटी कार्ड। देखिए ईबीटी कार्ड जो है वो स्टेट या फेडरल एजेंसीज या कोई ऐसा बिजनेस ग्रुप आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप परचेजेस कर लेते हैं, यानी कोई खरीदारी करने का काम करने वाला। कोई स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है आपको, कोई बिजनेस हाउस भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए इजी डे की बात करें तो इजी डे भी इस तरह का एक ईबीटी कार्ड देती है। उस ईबीटी कार्ड में कस्टमर रजिस्ट्रेशन करा लेता है और उसको कार्ड एक इश्यू करा दिया जाता है। उस कार्ड को जब आप बिलिंग कराने जाते हैं, जब आप उस कार्ड को बिल बनाने वाले को देंगे तो उस कार्ड को स्वाइप कराने पे किसी तरह का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। फटाक से इजी डे कहेगा कि आपको 10% डिस्काउंट, जितनी बार की भी आप परचेस करेंगे उस पे जो है हम 10% का डिस्काउंट आपको देंगे। तो 10% का फटाक से डिस्काउंट जो है या 20% का जो भी डिस्काउंट है वो हो जाएगा। इसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी या कोई बड़ी फेडरल एजेंसी की तरफ से भी ये कार्ड अपने खास एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को, ग्राहकों को वो कार्ड दे दिया जाएगा कि जब आप परचेस करिए तो फटाक से उतना डिस्काउंट हो जाए। तो ये एक तरह की मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ कार्ड होगा, जैसे कि एटीएम होता है ठीक वैसे ही, लेकिन एटीएम में अब जो है माइक्रोचिप लग करके आती है, इसमें वो प्लास्टिक स्ट्रिप लगी रहेगी, मैग्नेटिक स्ट्रिप उसको कहते हैं, जिसमें उस जिस व्यक्ति का अकाउंट है, जिस व्यक्ति का ये ईबीटी अकाउंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, उसका मोबाइल फोन वगैरह की जानकारी ले लेते हैं। दूसरा तीसरे तरह का कार्ड होता है प्रीपेड डेबिट कार्ड। प्रीपेड डेबिट कार्ड में पहला पैसे जो है पहले ही डाल दिए जाते हैं और वो धीरे धीरे करके आपके अकाउंट से कटते हैं, या बैंक अकाउंट को भी इसमें एक्सेस किया जा सकता है। तो प्रीपेड डेबिट कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मेट्रो का एक इस तरह का कार्ड बनाने का, मेट्रो में भी इस तरह का डेबिट कार्ड बनाने की सुविधा है कि आपने कार्ड बनवा लिया, उसमें पैसा डलवा लिया और उसके बाद वो आपके अकाउंट से जितनी बार आप यात्रा कर रहे हैं, जब उस कार्ड को आप जो है वो स्कैन करवाते हैं तो उसमें आपका पहले से रखा हुआ पैसा फटाक से डेबिट हो जाता है, उसमें से पैसा में से धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जितनी बार आप यात्रा करेंगे आपको कैश कैरी करके कैश जो है वो लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपने उस डेबिट कार्ड में पैसा पहले डलवा लेना है। तो इस तरह के जो डेबिट कार्ड होते हैं वो प्रीपेड डेबिट कार्ड्स कहलाते हैं। भाई कहीं पे भी हो सकते हैं प्रीपेड, बिना बैंक अकाउंट के ही आप उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग कर सकते हैं। कहीं किसी भी जगह पे कोई भी इस तरह का डेबिट कार्ड संस्था जो है आपको दे सकती है। मेट्रो एक कारपोरेशन है, वो इस तरह के डेबिट कार्ड देता है जर्नी करने के लिए। एमएसटी के लिए डेबिट कार्ड बन सकता है इस तरह का।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं इस तरह के डिजिटल कार्ड पेमेंट करने वाले सिस्टम्स के। पहला है इमीडिएट विड्रॉल ऑफ कैश। सबसे पहले फायदे देख रहे हैं कि इस तरह का अगर डेबिट कार्ड है तो उसका फायदा क्या है, तुरंत कैश विड्रॉल हो जाता है, फटाफट पैसा निकल जाता है, फटाफट पैसा निकल जाता है। हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का खाता बैंक में है उसको डेबिट कार्ड से रिवार्ड किया जाता है, तो खाते से पैसा जो है फटाफट निकालने की सुविधा हो जाती है। नो नीड टू कैरी कैश, चेकबुक वगैरह साथ में रखने की जरूरत नहीं है, हर जगह डेबिट कार्ड चलता है। जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उसको पेमेंट जो है वो कार्ड से कर दीजिए। डिसएडवांटेज क्या है डेबिट कार्ड रखने का? लेस प्रोटेक्शन, मोर फ्रॉड्स। बहुत सारे फ्रॉड होने लगते हैं, कई तरह की आपके पास फिशिंग की फोन कॉल्स आने लगेंगी अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करने लगेंगे। कोई कहेगा कि आपके कार्ड का जो है एक्सपायर होने वाला है, आप ये करवा लीजिए, आप अपडेट करवा लीजिए। तो ये सब फ्रॉड्स की आपको गुंजाइश होने लगती है। डेबिट कार्ड नीड्स फीस, और आपको डेबिट कार्ड की फीस पे करनी पड़ती है। डेबिट कार्ड में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड के जैसे, तुरंत पैसा जो है आपके अकाउंट से कट जाएगा। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। आजकल ई वॉलेट जो है वो बनाने की बहुत ज्यादा लोग ई वॉलेट्स बनवा रहे हैं। और ई वॉलेट जो है वो शॉपर्स यानी दुकानदार, कुछ दुकानदार को ई वॉलेट बनाने वाली बड़ी प्लेयर्स जो होते हैं, जैसे एयरटेल ने ई वॉलेट बनाया, इसके अलावा रिलायंस ने भी ई वॉलेट बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा ये सर्विसेज सक्सेसफुल नहीं हुई। इनमें से कुछ ही ऐसे थे प्लेयर बड़े जो कि इस रेस में जो है टिक पाए। तो ई वॉलेट एक तरह का डिजिटल वॉलेट होता है। वॉलेट माने पर्स, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पर्स जिसमें आप पैसा, अपने बैंक अकाउंट का पैसा रख सकते हैं, इसकी एक लिमिट बंधी रहती है, और उससे आप किसी को भी अपने मोबाइल से ही पैसा पेमेंट कर सकते हैं अपने। इसके लिए कुछ दुकानदार भी रजिस्टर्ड होते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल और रिलायंस, और उनका काम जब वो ऑथराइज हो जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो दुकानदार जो है कस्टमर्स यानी ग्राहकों का ई वॉलेट बनाने लगते हैं केवाईसी लेकर के। पेमेंट प्रोसेस कैसे होता है? ड्यूरिंग द पेमेंट प्रोसेस द शॉपर इज ऑथेंटिकेटेड। सबसे पहले अगर आप इस तरह के ई वॉलेट बनाने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आपने अपने मोहल्ले के किसी दुकानदार को देखा कि वो ई वॉलेट बना रहा है, तो उसके पास जाकर के सबसे पहले जाएंगे और आप उससे बोलते हैं कि आपको एक अकाउंट खुलवाना है, ई वॉलेट अकाउंट खुलाना है। तो वो क्या करेगा, पहले अपने आप को वेरीफाई करेगा। उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है, पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, एक बायोमेट्रिक जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सब कुछ, उसका ऑथेंटिकेशन, लॉगिन नेम सब कुछ बना के पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेटअप बना करके दिया जाता है। तो सबसे पहले वो अपने आप को, जैसे आपने कहा आपका अकाउंट खोलना है या जितना भी बार ट्रांजेक्शन करना है, सबसे पहले वो खुद को, जो दुकानदार होगा जो ये इस तरह का अकाउंट खोलेगा, अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेगा, वो सबसे पहले अपना अंगूठा लगाएगा, या उसमें जो भी प्रोसेस हो। आमतौर पर इस तरह के जो ई वॉलेट्स बनाने वाले होते हैं उनमें जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। तो उसमें अंगूठा लगा करके वो पहले अपने आप को वेरीफाई करेगा कि आपके अकाउंट के ऊपर उसका फुल एक्सेस है कि नहीं। शॉपर का डेटा इंफॉर्मेशन इज एनक्रिप्टेड एंड स्टोर्ड सिक्योरली। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वो इंक्रिप्टेड होती है, दुकानदार की भी इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रहेगी, और जो ट्रांजेक्शन करने वाला कस्टमर है जिसने उस दुकान के में जाकर के दुकानदार से वो खाता ई वॉलेट का खुलवाया है, वो दोनों का रिकॉर्ड इंक्रिप्टेड होता है। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल फोन सबको वेरीफाई करेगा ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ई वॉलेट अकाउंट। अगर आप ई वॉलेट अकाउंट उससे बनवाएंगे तो दुकानदार का, पहले तो दुकानदार को वो सर्विस ऑथेंटिकेट करेगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपके सारे डेटा को, जिसमें पासवर्ड, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल फोन, इन सब को एक एक करके वेरीफाई करेगी और आपका अकाउंट बना देगी। फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ जो है नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाएगा, इसमें भी केवाईसी लगती है, क्योंकि अकाउंट खुलेगा, जितनी जगह पे कोई अकाउंट खुलता है उतनी जगह पे केवाईसी, नो योर कस्टमर नाम का प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसमें ग्राहक के बारे में संपूर्ण जानकारी ये पेमेंट प्रोसेस अपने पास रख लेते हैं। सम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यूजेस ट्रांजैक्शन लिमिट्स। लेकिन कुछ सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए एयरटेल है,
तो एयरटेल इस तरह का ई पॉकेट या ई वॉलेट अगर बना रही है तो वो एक खास लिमिट आपकी बांध देगी कि आप अगर हमारे थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ई वॉलेट के जरिए तो सर्विस प्रोवाइडर की लिमिट इतनी है 5,000 रुपए, इसमें मिनिमम लिमिट 5,000 रुपए बांधी गई है। तो 5,000 रुपए इस तरह की ई वॉलेट दुकानदार वाली। अब इस ई वॉलेट में कुछ बड़े मेजर प्लेयर भी ई वॉलेट की पॉपुलैरिटी देखते हुए कुछ बड़े जो फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी अपनी ऐप बना रखी है। और ये वो बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे मोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने ज्यादा लिमिट अपनी बना रखी क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस जो है वो देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो आरबीआई की नजर में इनकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत बढ़ गई। और फिर इनकी लिमिट भी, जब आप बहुत अच्छी सर्विस देने लगेंगे और आपके ग्राहक ज्यादा हो जाएंगे तब आपकी क्रेडिट लिमिट जो है वो भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ई वॉलेट पेमेंट गेटवेज जो हैं, जो बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज हैं पेमेंट कराते हैं, उनमें सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे आता है पेटीएम नाम का ई वॉलेट। पेटीएम इज द मोस्ट पॉपुलर ई वॉलेट। पेटीएम सबसे पॉपुलर है, सभी को पता है, बच्चे बच्चे जानता है कि पेटीएम क्या चीज होती है। तो पेटीएम जो है इस वक्त का सबसे पॉपुलर ई वॉलेट है इंडिया का। इसको इंडियन कंपनी ने बनाया है, ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है। पेटीएम पेटीएम इंडियन इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने में जो है इस तरह के डिजिटल कॉमर्स करने में मदद करने वाली कंपनी है पेटीएम इंडियन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एंड ऑथराइज दिस सर्विस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने, जो बैंकों का बैंक है आरबीआई, उसने इस सर्विस को ऑथराइज किया है। द मोस्ट वर्साटाइल मोबाइल वॉलेट प्रेजेंट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा वर्साटाइल, वर्साटाइल मतलब जिसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वर्साटाइल क्वालिटीज ये रखता है मोबाइल वॉलेट। ट्रांजेक्शन इज डन यूजिंग क्यूआर कोड स्कैन। अगर आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, तो पेटीएम से जो भी मनी ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन होता है वो क्यूआर कोड के जरिए होता है, जिसको आपका मोबाइल स्कैन करता है और एक वाया ओटीपी अप्रूव कराता है और ट्रांजेक्शन जो है वो फटाक से हो जाता है। पेटीएम हैज ग्रोन सो मच, आरबीआई गिवन लाइसेंस टू सेटअप ए पेमेंट बैंक। पेटीएम ने अपना बैंक भी खोल लिया, पेटीएम बैंक भी हो गया। इसकी क्रेडिबिलिटी और जो इसका जो है सर्विस देने का तरीका है और सिक्योरिटी है, जिस लेवल की सिक्योरिटी ये दे रहा है पेटीएम और सर्विसेज दे रहा है, इससे इसके यूजर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आरबीआई ने पेटीएम को एक पेमेंट बैंक के तौर पे मान लिया, यानी ये बैंक बन चुका है और इस पे आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। मोबीक्विक, मोबीक्विक ड्यूरिंग द पेमेंट प्रोसेस द शॉपर इज ऑथेंटिकेटेड। मोबीक्विक भी इसी तरह का दूसरी बड़ी सर्विस है मोबीक्विक। और ऑक्सीजन वॉलेट है, ये सबसे पुराना वॉलेट यही है। सबसे पहले मोबाइल ई वॉलेट जो खुला था वो था ऑक्सीजन, और इसकी डेट वगैरह हो चुकी है, डेट भी मैंने आपको शायद दिखा दी होगी। मोर देन 20 मिलियन यूजर्स, ये भी आरबीआई से ऑथराइज है। इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 10,000 रुपए अभी क्या है, अभी देखते हैं उसको। आईसीआईसीआई पॉकेट्स है हमारे पास। आईसीआईसीआई ने भी इस तरह का ई वॉलेट, जिसको कि ई पॉकेट कहते हैं, वो बनाया है और इसके जरिए भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स बनाया जा सकता है, पॉकेट अकाउंट। इट इज द फर्स्ट पॉकेट बैंक ऑफ इंडिया। पहला पॉकेट बैंक जो है वो आईसीआईसीआई नहीं बनाया था। पॉकेट बैंक होता है, पेटीएम भले ही ई वॉलेट हो या ऑक्सीजन भले ही एक ई वॉलेट हो, लेकिन एक पॉकेट बैंक भी हो इंडिया में बना। और पॉकेट बैंक जो है वो सबसे पहला इंडिया में जो है वो आईसीआईसीआई ने बनाया, जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो अब हम इनकी जो है एक एक करके लिमिट पता कर लेते हैं और कौन सी सर्विस जो है वो कब शुरू हुई। तो पहले जो है पेटीएम के बारे में पता कर लेते हैं कि पेटीएम जो है वो कब शुरू हुई और इसके ओनर कौन है। सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। पेटीएम लॉन्च की डेट, विजय शेखर शर्मा, और इसको जो है 2010 में शुरू किया गया था। पेटीएम इतनी पॉपुलर सर्विस थी, 2010 से ये पेटीएम चल रही है। तो ये पेटीएम का डेटा हो गया।
कि पेटीएम को विजय शेखर शर्मा ने शुरू किया था? दो 2010 में पेटीएम शुरू हुई। लिमिट इसकी 1 जनवरी 2022 से क्या है इस वक्त? पर डे डेली मनी ट्रांसफर लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। लिमिट 1 लाख पर डे मैक्सिमम। डेली मनी ट्रांसफर की लिमिट 1 लाख रुपए। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे 20। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर आवर 5। आवरली मनी ट्रांसफर लिमिट 20-20 हजार करके 5 बार आप 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक साथ नहीं, जब 20-20 हजार के 5 स्लॉट में जो है आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ये इसकी हमने पूरा डिटेल निकाल लिया। ये है इसकी, एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 20-20 हजार के 5 ट्रांसफर करेंगे। एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा है मोबीक्विक। सबसे पहले ऑक्सीजन का लॉन्च डेट निकालते हैं कि ऑक्सीजन की लॉन्च डेट क्या है। जुलाई 2004 है ऑक्सीजन की। फिनटेक कंपनी ने, इंडियन फिनटेक कंपनी। ऑक्सीजन जुलाई 2004। प्रमोद सक्सेना। प्रमोद सक्सेना ने उसको शुरू किया था। तीसरी सर्विस जो थी वो है आईसीआईसीआई। ऑक्सीजन की लिमिट कितनी है? ऑक्सीजन वॉलेट लिमिट लेटेस्ट 20 हजार रुपए। ऑक्सीजन वॉलेट जो है वो फेल हो गया पूरी तरह से। 20 हजार लिमिट इसकी, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं। लिमिट है इसकी 20 हजार रुपए, और ये जो है वो इस वक्त कोई यूज नहीं करता है ऑक्सीजन को। फेल हो गया ऑक्सीजन, कंप्लीटली फेल। उसके बाद आईसीआईसीआई पॉकेट्स की बात आ रही है। आईसीआईसीआई पॉकेट्स, पॉकेट वॉलेट ₹10,000।
10,000 रुपए। ICICI पॉकेट की लिमिट जो है इक्वल टू 10,000 है। इस तरह करके हमारी सारी ई वॉलेट कंपनियों की लिमिट जो है लगभग हमने यहाँ पे नोट कर ली। इसमें से पेटीएम हो गया जो हमारा मेन है, इस वक्त पेटीएम सबसे चल रहा है। इसके अलावा एसबीआई बड़ी भी है हमारे पास पेमेंट गेटवेज में। एसबीआई बड़ी जो कि एसबीआई बड़ी लॉन्च डेट जो है मास्टर कार्ड इसका सर्विस प्रोवाइडर था। अगस्त 2015 में 13 लैंग्वेज में। तेरह लैंग्वेजेस में एसबीआई बडी लॉन्च किया गया एसबीआई के ग्राहकों के लिए। एसबीआई बडी को एसबीआई ग्राहक जो है वो लेंगे। आपके पास एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए एसबीआई बडी के लिए। उसको अपने खाते से जोड़ करके अपना एक छोटा पॉकेट या ई वॉलेट बना सकते हैं। तो छोटा एक ई पॉकेट बनाने का प्रचलन जो है आज की तारीख में सारे ग्राहक इस तरह से काम करने लगे हैं और अपना छोटा पॉकेट बना बना करके लोग रखते हैं, जिससे वो छोटे रेकरिंग खर्चे जो होते हैं उनको पे करते हैं। तो अब कैश लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, फटाफट पेमेंट करिए ई वॉलेट्स का सहारा लेकर के। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। देखिए पीओएस वो जगह होती है जहां पे उस पॉइंट माने स्थान, पॉइंट ऑफ सेल, सेल करने का स्थान। पॉइंट ऑफ सेल इज द टाइम एंड प्लेस वेयर ए रिटेल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। जिस जगह पे एक रिटेल दुकानदार के पास आप एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं उस जगह को पॉइंट ऑफ सेल जगह कहा जाता है। इट इज ए सेल पॉइंट। ये सेल करने की जगह होती है यानी बिलिंग करने की जगह होती है। वेयर मर्चेंट कैलकुलेट्स द अमाउंट, जहां पे दुकानदार जो बेच रहा है सामान, आप एक मॉल में गए, आपने सामान खरीदा, कलेक्ट किया, उसको एक ट्रॉली में रखा और उसके बाद बिलिंग कराने के लिए जब आप उस स्थान में पहुंचते हैं तो वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। तो जो आपका बिल आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, कस्टमर ओव द बिल एंड प्रोवाइड ऑप्शन फॉर कस्टमर टू मेक पेमेंट। उसके बाद आपका रिटेल एजेंट जो है, जो कि वहां पे बिलिंग करने के लिए खड़ा है, वो आपके पास ऑप्शन रहता है कि सर कैसे पे करेंगे, कैश पे करेंगे, कार्ड से करेंगे, क्या पे करेंगे। उसके बाद आप वो पेमेंट करते हैं। अगर आप कैश पे करते हैं सो गुड, तब भी आपको रिसिप्ट मिलती है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो भी आपको रिसिप्ट मिलती है, पेमेंट रिसीव किया कि नहीं। तो उस जगह को पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। एडवांटेज क्या है? अगर आप कार्ड वगैरह से पे करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो है वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शन कोरोना कोविड पीरियड में कैशलेस ट्रांजेक्शन करने पे जोर दिया गया। इसके अलावा कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने कैशलेस ट्रांजेक्शन करने पे और कैश की संख्या कम करी है, ताकि हर एक ट्रांजेक्शन जो हो उसके ऊपर सरकार की नजर बारीकी से रहे, कौन कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स दिखाई नहीं रहा है और खर्चे एक के बाद एक करता जा रहा है, तो उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। कुछ लोग टैक्स चोरी करने के इरादे से अपने आप को दिखाते हैं कि जो है सैलरी हमारी बहुत कम है, या
कोई ऐसा प्राइवेट बिजनेसमैन जो अपना इनकम टैक्स कम दे रहा है लेकिन इधर खर्चे ज्यादा करता जा रहा है, तो सरकार फटाक से उसको, इसीलिए यही ऑब्जेक्टिव है कैशलेस ट्रांजेक्शन करने का, कि ये जो ब्लैक मनी रखने वाले हैं इनको फटाक से पकड़ा जा सके। क्विक कैशलेस सेल होती है, टैक्स इज पेड बिकॉज इट इज डिजिटल ट्रांजेक्शन। जब एक बिल निकलता है तो उस बिल को दुकानदार को टैक्स पे करना होता है, क्योंकि वो अपनी सेल दिखाएगा, सेल दिखाएगा तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो टैक्स पे करेगा। और अगर आपने एक बार बिल बना दिया किसी का, वो भी कंप्यूटराइज, तो वो आपका बैंक में, और वो भी बैंक से जुड़ा है तो बैंक के अंदर उसकी डिटेल मौजूद आ गई, अब टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन इज डन अंडर सुपरविजन ऑफ बैंक, तो बैंक उसके ऊपर बारीकी से नजर रखता है, बैंक सर्विलांस भी कराता रहता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी इनकम तो दिखा रहा है इतनी, क्योंकि वो आधार से जुड़ी हुई है, खाते में पैसा जो है खूब सारा आ रहा है, लेकिन इनकम दिखा रहा है कि 10,000 के स्लॉट में है, तो ऐसा कैसे हो गया। हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, अगर आप एक पॉइंट ऑफ सेल बना रहे हैं तो शॉपकीपर्स को, मान लीजिए एक दुकानदार है, हमने कोई बिजनेस खुला और अब हम जो है ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें किस तरह के हार्डवेयर की एक मॉल में जरूरत पड़ेगी। देखिए मॉनिटर, एक मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, टैबलेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम आउटपुट देख सकें, डेटाबेस मैनेज कर सकें, प्रोडक्ट का डेटाबेस मैनेज कर सकें, आउटपुट दिखा सकें, डिस्प्ले, बारकोड स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, बस एक एक करके एक एक पॉइंट हम लिखते जाएंगे कि किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मॉनिटर की, टैबलेट की, बारकोड स्कैनर्स की, क्रेडिट कार्ड रीडर की, वो जो कार्ड स्वाइप कराने वाली मशीन होती है उसको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रीडर कहते हैं। उसमें जो है एक ईवीएम कार्ड, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, माइक्रोचिप लगी हुई, उसको स्कैन करता है वो और पेमेंट करता है कार्ड स्वाइप करने के लिए, कार्ड रीडर। ईएमवी स्टैंड्स फॉर यूरो, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड, इस तरह के ईएमवी कार्ड्स को रीड करने की, ईएमवी का पूरा नाम होता है यूरो पे, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड, इस तरह के कार्ड्स को रीड करने वाली जो कार्ड स्वाइप मशीन होती है उसकी जरूरत पड़ती है। रिसिप्ट प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप जब ग्राहक जो है पेमेंट कर देगा तो उसको रिसिप्ट देंगे, और एक कैश ड्रॉर की जरूरत पड़ेगी जिसमें जो भी कैश अगर आ रहा है, मान लीजिए कस्टमर ने कहा हम कैश पेमेंट करेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ सेल में आपको एक कैश ड्रॉर भी रखना पड़ेगा जिसमें जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसको हम रख लेते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ सेल बनाने के लिए आपको इन हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम खरीदेंगे, और तब जाकर के हम ग्राहक को इतनी सुविधाएं दे पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब बैंकिंग थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, पीसी के जरिए आप अपने बैंक में जितनी भी जो काम आप शाखा में जाकर के करते हैं वो सारा काम घर बैठे अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में बैंक जो है वो अपने सिक्योर इंट्रानेट के जरिए कस्टमर को सारी सर्विसेज एक्सेस करने की परमिशन दे देता है, ताकि वो अपने खाते को खुद चला सके पूरी तरह से टू मेक ट्रांजेक्शन। इंटरनेट बैंकिंग को ई बैंकिंग भी कहते हैं, जिसको कि एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन वेब ब्राउजर के जरिए बैंक की ब्रांच से कनेक्ट हो जाता है, और हर तरह का ट्रांजेक्शन जो कि आप जनरली डू इन बैंक ब्रांच करते हैं उसको आप घर बैठे कर सकते हैं यूजिंग सिक्योर इंट्रानेट। बैंक इसके लिए अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क, जिसको बैंक का इंट्रानेट कहते हैं, उसको प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को टू एक्सेस इट्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड अलाउ ऑथराइज यूजर टू मेक ट्रांजेक्शन। बैंक इसमें अपना खुद का जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको बैंक का इंट्रानेट कहते हैं, उसको एक्सेस करने की परमिशन दे देता है, और उसके जरिए यूजर जो ऑथराइज है वो अपने ट्रांजेक्शन्स घर बैठ करके कर लेता है। इसको हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग जो है आपको ये सर्विस बैंक से लेनी पड़ेगी। जब बैंक अकाउंट खोलता है कोई कस्टमर ग्राहक, तो उसको जो फॉर्म भरना है, उस फॉर्म भरने में एक जगह पे ऑप्शन रहता है आप बैंक से कौन कौन सी सर्विस लेंगे। तो उस जगह पे अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग ली होगी तो आपको इंटरनेट बैंकिंग वो आपको देगा। अगर आपने नहीं ली है इंटरनेट बैंकिंग तो आप इसको बाद में भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके लिए बैंक में जाकर के केवाईसी और अपनी बाकी डिटेल्स जमा करेंगे और अपनी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को ले लेंगे। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को लेने पे आपको जो है एक अलग से इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, लॉगिन नेम, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड मिलता है। जैसा कि एटीएम होता है वो एक खुफिया पासवर्ड होता है जो कि एक लिफाफे में आता है, और उसके बाद तब आप इंटरनेट बैंकिंग बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे लॉगिन करेंगे। वहां पे लॉगिन करने की सुविधा रहेगी, अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड डालेंगे और अपने खाते को घर बैठे
यानी शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी निकाल सकते हैं, आपने अगर चेक लगाया है उस चेक का स्टेटस तक पता कर सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या चल रहा है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। यानी इंटरनेट बैंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं। मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर की कंट्री में मनी ट्रांसफर करना है तो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यानी स्विफ्ट का इस्तेमाल करना। भारतीय बैंक केवल भारतीय खातों में भी एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन विदेश में अगर आपका कोई अकाउंट है वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर करने की सर्विस, तो आपको स्विफ्ट करवाना पड़ेगा और इस सर्विस को ऑप्ट करना पड़ता है। कुछ ही बैंक जो है स्विफ्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका बैंक इस तरह कर सकता है तो आप स्विफ्ट सर्विस ले लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग के टाइप क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम। देखिए इंटरनेट पे जो बैंकिंग है उसमें कई तरह की सर्विस होती है। एक, बैंक अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देता रहता है। जैसे आप बैंक की वेबसाइट खोलेंगे, मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, तो आपने बैंक ऑफ इंडिया की साइट खोली, तो जैसी साइट खुलेगी आप तुरंत अपने यूजर के अंदर लॉगिन नहीं हो जाएंगे। तो बैंक अभी जैसे आप अपनी बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाते हैं तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया की या एसबीआई की, उसमें एसबीआई अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाता रहता है, कुछ जानकारी वहां पे भी मिलती है आपको, जैसे बैंक की ब्रांच की लोकेशन, बैंक के प्रोडक्ट्स, लोन एंड बैंक डिपॉजिट कैलकुलेशन। लेकिन दूसरा जो बैंक इंटरनेट बैंकिंग का टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है? इसमें अब आप बैंक में अपने यूजर नेम और लॉगिन से जब आप लॉगिन करेंगे कि आप इंटरनेट बैंकिंग करने आ रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम की जानकारी हो जाएगी। मतलब सिस्टम प्रोवाइड कस्टमर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बैलेंस। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप केवल अपने अकाउंट का बैलेंस पता कर लेंगे, ट्रांजेक्शन डिटेल पता कर लेंगे, मिनी स्टेटमेंट निकाल लेंगे रीड ओनली फॉर्मेट में। फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ट्रांजेक्शन सिस्टम। और इसी के साथ जब आप 2 नंबर की सर्विस यानी सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन लेंगे, जब आप यूजर नेम से लॉगिन कर लेते हैं तो अब आप मनी ट्रांसफर भी ऑनलाइन अपडेट पिन अपना चेंज कर सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल रहता है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम, जिसमें जो खाता धारक होता है जिसने इंटरनेट बैंकिंग ली है वो अपने सारे ट्रांजेक्शन कंट्रोल करने लगता है। तो एक्चुअली में इंटरनेट बैंकिंग 3 तरीके से चलती है। एक, जिसमें जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हैं तो बैंक अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देता है, अपनी ब्रांच की जानकारी देता है, उसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन करने के लिए फिर सेकंड नंबर के स्टेप में जाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड, आपको लॉगिन ढूंढना पड़ेगा कि लॉगिन कैसे करें बैंक में। तो बैंक की लॉगिन बनी होगी, उसमें आप अपना लॉगिन नेम, जो कि आपने इंटरनेट बैंकिंग अगर ली है तो लॉगिन नेम पासवर्ड जरूर मिला होगा। जैसे ही आप उससे लॉगिन कर लेंगे तो सेकंड नंबर का काम करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम होता है इसमें। तो सिस्टम इसके अंदर जो है अकाउंट बैलेंस वगैरह इंफॉर्मेशन, कस्टमर की सारा खाते की जानकारी पीडीएफ में डाउनलोड करने की। और अगर आपने लॉगिन कर लिया है अपने यूजर से तो आप तीसरे नंबर पे जो इंटरनेट बैंकिंग है, जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम है, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तीनों तरह की जानकारी इस इंटरनेट बैंकिंग में यूजर को मिलती है, लेकिन अलग अलग मोड पे मिलती है। जब तक आप लॉगिन नहीं करते हैं अपने यूजर से पासवर्ड डाल के, तब तक 2 और 3 नंबर की इंफॉर्मेशन आप नहीं एक्सेस कर सकते। एटीएम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। और इसमें प्लास्टिक का कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, उसके जरिए आप मनी फंड ट्रांसफर, मनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पैसा निकालना, विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, ये सब काम करते हैं। लेकिन इस सर्विस को केवल वही फायदा उठा सकता है जिसके पास एटीएम कार्ड होता है। यानी एटीएम की सुविधा लेने के लिए पहले एटीएम कार्ड आप अपना इशू करवाइए। कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स में क्या कितने तरह के कार्ड्स जो है इस वक्त पॉपुलर है बैंकिंग सिस्टम में? डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड जो है वो कर्मचारियों का केवल ऑथेंटिकेशन पर्पज से बनाया जाता है। आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, उस कार्ड को आप स्वाइप कराएंगे और तब आप बैंक प्रीमाइस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी खास जगह पे आ जा सकते हैं, बैंक के अंदर आ जा सकते हैं या लॉकर रूम के अंदर आ जा सकते हैं जिनको ये सुविधा दी होगी। तो स्मार्ट कार्ड केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन को सिक्योर तरीके से कहीं आने जाने के मकसद से उसको वेरीफाई करने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं? ये भी किसी व्यक्ति का वेरिफिकेशन करते हैं, खाते का वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन करने का काम करते हैं ये।
डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें यूजर के खाते से पैसा जो है निकालने की सुविधा रहती है। मनी डायरेक्टली ट्रांजैक्ट फ्रॉम यूजर्स अकाउंट। आप जब कभी भी डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो खाते में से पैसा जो है वो सीधे कट जाता है, तुरंत कट जाता है। जबकि क्रेडिट कार्ड होल्डर भी यही काम करता है। क्रेडिट कार्ड में जो है पोस्टपेड कार्ड होता है, इसमें पेमेंट बाद में होता है। इसमें बैंक जो है वो आपकी लिमिट फिक्स कर देता है क्रेडिट कार्ड की। डेबिट कार्ड की लिमिट रहती है जितना खाते में पैसा है, या मिनिमम बैलेंस से नीचे पैसा नहीं निकाल सकते, उतना ही आपकी लिमिट है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ई बैंकिंग, जिसको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए कौन कौन सी सर्विस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए मिलती है। बिल पेमेंट करने की, अगर आपने अपना इंटरनेट अकाउंट बैंकिंग का ले रखा है तो आप अपने लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? बिल पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, एनीवेयर, मोबाइल फोन, इंश्योरेंस पॉलिसीज, एनीवेयर, ऑनलाइन टेलीफोनों का बिल पे कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे यूजर के खाते में। आपने लॉगिन किया अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट से और खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया किसी के। क्रेडिट कार्ड कस्टमर है अगर आप, तो क्रेडिट कार्ड का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड भी है तो अपने खाते से आप जो है क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं। अगर खाते में आपने क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट को पे भी तो करेंगे। रेलवे के पासेस वगैरह बनाने की सुविधा रहती है, या लोकल ऑनलाइन कोई भी पास आप बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। ये प्राइवेट बैंक के अंदर ये सुविधा रहती है कि पासेस वगैरह बना सकें। इन्वेस्टमेंट थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बैंक्स में, जैसे आईसीआईसीआई वगैरह हो गए, एचडीएफसी वगैरह हो गए, तो आप इसके जरिए म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन या शेयर मार्केट में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन बैंक में सिक्योरिटी, अगर आप इस तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको सिक्योर रहना है बहुत ज्यादा। आपने पिन, पासवर्ड्स वगैरह, और इसको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और इंटरनेट के पासवर्ड जो हैं, क्योंकि वो ब्राउजर की मदद से करते हैं, तो ब्राउजर को हैकर जो है वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आपके, मान लीजिए किसी ने बहुत आपके ब्राउजर को एक्सेस कर लिया तो वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप कुछ कुछ दिनों पे अपने पासवर्ड्स वगैरह इनको भी बदलते रहिए। आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, जो लॉगिन नेम आपको मिला है उसमें चेंज पासवर्ड करने की सुविधा रहती है। कुछ कुछ दिनों पे आप पासवर्ड चेंज करिए। ई बैंकिंग के क्या फायदे हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अगर आप लेते हैं तो सिंपल एंड इजी टू हैंडल है, कन्वीनियंट है, आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर पे बैठ करके पे कर सकते हैं बिलों को और मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बैंक की कतार में खड़ी होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रिसिप्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 24/7 कहीं से भी घर में बैठ करके कोने में किसी आप बैठ के ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत तेजी से चलता है और ऑनलाइन सर्विस तुरंत, अगर आपकी कोई सर्विस में अपडेट होना है फटाक से सर्विस अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ई बैंकिंग लेते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप कोई नए यूजर हैं या आपने कभी इंटरनेट नहीं चलाया या कंप्यूटर नहीं चलाया तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। you cannot have access to online banking if you do not have internet connection। अगर इत्तेफाकन आप ई बैंकिंग करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो आप अपने खाते को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी इन ट्रांजेक्शन इज अ बिग इश्यू। ट्रांजेक्शन करते वक्त सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू हो जाती है। आपको देखे रहना होगा कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपका कंप्यूटर सेफ है, किसी ने की लॉगर तो नहीं डाल रखा उसमें, सुरक्षित जगह पे बैठ करके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि नहीं। पासवर्ड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आपको अपना पासवर्ड जो है अगर भूल गए तो पासवर्ड फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर पासवर्ड किसी ने चुरा लिया, लीक कर दिया, आपकी आदत है पासवर्ड को लिखना, कहीं कागज पे लिख लेते हैं, तो पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया। इफ योर बैंक सर्वर इज डाउन, अगर आपका बैंक सर्वर डाउन है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट ईमेल, अगर आप एक बार इस तरह का ट्रांजेक्शन करने लगेंगे लगातार आपके पास जो है वो मेल या फोन आने लगेंगे कि आपको जो है ये आपकी फिशिंग की मेल आने लगेंगी। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ई बैंकिंग के क्या फायदे क्या नुकसान है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पे रहेगा। आप में से अभी कोई लॉग ऑफ नहीं करेगा, मैं आपका अटेंडेंस लूंगा तभी सब लोग जाएंगे, जब मैं यहाँ से आपका डिस्कनेक्ट करूंगा सेशन। तो आज के सेशन के लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ओटीपी, क्यूआर कोड, यूपीआई एप्स, और जो यूपीआई एप्स हैं एईपीएस, यूएसएसडी, डेबिट कार्ड। तो सभी को पता है डेबिट कार्ड के क्या फायदे वगैरह होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ई वॉलेट्स में ये वाले पेटीएम, मोबीक्विक, 3-4 ई वॉलेट्स ये आपको तैयार रखने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ सेल के लिए
इसमें जो भी जानकारी है हम सब ने अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देख रखी है। इसके फायदे नुकसान भी सभी को, हम लोगों को पता है। तो बहुत ही, अब यहाँ पे नेफ्ट और आरटीजीएस है, और नेफ्ट और आरटीजीएस भी मनी ट्रांसफर की सर्विस होती है। इसको मैंने पीडीएफ में सबके खाते में भेज दिया है। आप जितने भी लोग जो है इन्होंने जो है ये बना रखा है व्हाट्सएप अकाउंट, उसमें मैंने इसको एक जो है जेपीजी फॉर्म में, पीएनजी फॉर्मेट में दिया हुआ है। आप उसको वहां से नेफ्ट ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये तकरीबन हमारा सारा स्लाइड लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें नेफ्ट और आरटीजीएस लास्ट में है, उसकी मैंने दे दी है, उसको नेक्स्ट में आपको समझा दूंगा।